हेलो एनडीए लवर, स्वागत है आपका हमारे एनडीए मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज हम लोग एनडीए के लिए बायोलॉजी का जो सेशन है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड, उसका आज हम लोग पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है इसमें जानते हैं लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड यानी कि जो लिविंग वर्ल्ड जो है ना, इसमें जितने भी लिविंग जो है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ पे आता है सेल्स। तो सेल्स क्या होता है? किसी भी लिविंग में जो है ना उसमें एक सेल्स होता है और सेल्स से मिलके ही टिश्यू बनता है और टिश्यू से मिलके उसका ऑर्गेन्स बनता है यानी अंग बनता है, उससे फिर हमारा पूरा शरीर का निर्माण होता है। ठीक है, तो लिविंग में सबसे पहला हमें जानना जरूरी होता है कि सेल्स क्या होता है। सेल्स आर द सिंपलेस्ट बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। यह जो है सबसे सिंपलेस्ट और बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है लाइफ का। ठीक है ना, मतलब एक शरीर का निर्माण करने के लिए जो सबसे छोटा हिस्सा जो होता है, सबसे छोटा पार्ट, उसे कहा जाता है सेल्स यानी कि हिंदी में कोशिका। ठीक है, तो उसे सेल्स कहा जाता है। और दूसरे नंबर में आता है फिर, और सेल्स का जो ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। ठीक है, उत्तक कहते हैं। जब बहुत सारा ग्रुप एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है कि ग्रुप ऑफ टिश्यू। फिर जाके जब ग्रुप ऑफ टिश्यू बहुत सारे टिश्यू को एक जगह इकट्ठा कर देते हैं तो उसे ऑर्गन्स यानी अंग बन जाता है। ठीक है, तो क्या समझे हम? जो सबसे छोटा पार्ट होता है हमारे शरीर में या किसी भी चीज़ का, जो सबसे छोटा पार्ट होता है उसे सेल्स कहते हैं। और फिर जा करके उस सेल्स को इकट्ठा कर देते हैं सेल को, तो क्या बन जाता है? टिश्यू बन जाता है। और फिर जब टिश्यू को ग्रुप कर देते हैं, टिश्यू का एक ग्रुप बना लेते हैं, तो उससे ऑर्गन्स बन जाता है। ठीक है ना, ऑर्गन जो कि जिसे क्या कहते हैं? अंग कहते हैं। हमारे शरीर का अंग एक भाग बन जाता है। ठीक है, और जब बहुत सारे ऑर्गन्स को इकट्ठा कर देते हैं तो क्या बन जाता है? एक शरीर का हिस्सा बन जाता है, शरीर बन जाता है। ठीक है, तो ये था सेल के बारे में जानकारी। ठीक, अब हम देखते हैं जो सेल होता है ना वो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में? दो पार्ट में। फर्स्ट जो होता है वो होता है प्रोकैरियोटिक सेल एंड सेकेंड इज यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, सबसे पहले हम प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है। ठीक, तो प्रोकैरियोटिक सेल जो है, प्रोकैरियोटिक सेल आर इनमेच्योर सेल। इनमेच्योर यानी कि जो पूरा तरह से अल्प विकसित है, मतलब पूरा तरह से विकसित नहीं हो पाते हैं, जो कि जिसको हम यूनिसेलुलर भी कहते हैं। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल आर दो सेल विच इज नॉट प्रॉपरली मेच्योर। जो प्रॉपरली क्या नहीं होता है? मेच्योर नहीं होता है। इसमें आ जाता है आपका बैक्टीरिया। ठीक है ना, जिसे जीवाणु कहते हैं। बैक्टीरिया को इंग्लिश क्या कहते हैं? जीवाणु कहते हैं। और सेकेंड नंबर पे आता है ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है ना, ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि हिंदी में कहते हैं नील हरित शैवाल। एल्गी मतलब होता है शैवाल। ठीक है ना, नील हरित शैवाल जो होते हैं, जो छोटे छोटे बारिश के मौसम में देखते हैं उग जाते हैं, एकदम मतलब काई जैसा जो बन जाता है, उसी को कहते हैं नील हरित शैवाल यानी कि साइनो बैक्टीरिया। इसी को हम साइनो बैक्टीरिया भी कहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं जो बैक्टीरिया है ना, प्रोकैरियोटिक का मतलब मैं बता चुका हूँ कि प्रोकैरियोटिक जो प्रो यानी पिछले समय में यानी सबसे पहले जो सेल देखा गया था, पाया गया था, वो प्रोकैरियोटिक, उसी सेल को हम प्रोकैरियोटिक के नाम से जानते हैं, प्रोकैरियोटिक के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसमें बैक्टीरिया आता है और बैक्टीरिया इज द फर्स्ट ओरिजिनेट ऑर्गेनिज्म है। ये जो है फर्स्ट ओरिजिनेट ऑर्गेन। आपसे पूछा जा सकता है कि फर्स्ट ओरिजिनेट ऑर्गेनिज्म कौन सा है, तो आप लोग क्या बोलेगा? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया इज द फर्स्ट ओरिजिनेट ऑर्गेन्स है, जिसे फर्स्ट बार ओरिजिनेट किया गया था। ठीक है, सेकेंड जो था हमारा साइनो बैक्टीरिया। साइनो बैक्टीरिया इज द फर्स्ट फोटो साइंथेटिक ऑर्गेनिज्म। यह जो है सबसे पहला फोटो साइंथेटिक ऑर्गेनिज्म है और इट इज कनेक्टिव बिटवीन बैक्टीरिया एंड एल्गी। एल्गी और बैक्टीरिया से क्या होता है? कनेक्ट होता है, इन दोनों के बीच में कनेक्ट होता है। ठीक है ना, फोटोसाइंथेटिक का मतलब हो जाता है जो कि सूर्य के प्रकाश से अपना पोषण नाइट्रेशन करते हैं। ठीक है ना, साइनो बैक्टीरिया यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी, इसे क्या कहते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। ठीक है, चलो अब सेकेंड नंबर पे आते हैं हम यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल जो होता है, ये रहा यूकैरियोटिक सेल आर मेच्योर सेल। ये जो होता है मेच्योर होता है। और प्रोकैरियोटिक सबसे पहली बार जो देखा गया था सेल वो था इमेच्योर जो होता था, जो कि पूरा तरह से विकसित नहीं होता था। लेकिन यूकैरियोटिक सेल जो है ये मेच्योर सेल होता है और यह पूरी तरह से क्या होता है? विकसित होता है। और इट हैज न्यूक्लियस। इसके पास न्यूक्लियस होता है यानी केंद्र होता है, केंद्रक होता है, और इस न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन भी होता है। ठीक है, जो कि प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं पाए जाते हैं, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियस पाए जाते हैं। इसमें तो यूकैरियोटिक सेल में यूकैरियोटिक सेल का जो एग्जाम्पल आता है वो एल्गी हो जाता है, फंगी हो जाता है, प्लांट सेल हो जाता है और एनिमल सेल हो जाता है। ये जो है ये सब यूकैरियोटिक सेल का आता है। यूकैरियोटिक सेल यानी मल्टी सेलुलर भी इसे कहा जाता है, मल्टी सेलुलर में भी आ जाता है। ये देखिए हम आगे अब देखते हैं जो है वो है, हम देखिए ऑर्गेनिक देखेंगे जिसमें यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर यानी एक कोशिकीय जिसमें सिर्फ एक सेल पाए जाते हैं, यानी कि यूनिसेलुलर जो जैसे कि बैक्टीरिया सिर्फ एक सेल पाए जाते हैं। साइनो बैक्टीरिया जिसे हम हिंदी मतलब दूसरी भाषा में पीछे बता चुके हैं कि क्या कहते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। ठीक है, तो वो देखे थे। और साइनो बैक्टीरिया जिसे कहते हैं, और
फिर थर्ड में आता है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ मतलब जिसमें अमीबा आ जाते हैं। अमीबा भी एक तरह से एक कोशिकीय यानी कि यूनिसेलुलर ही होता है। पैरामीशियम ये सब जो है सब किस में आ जाते हैं, यूनिसेलुलर में आ जाता है, ठीक है। मल्टी सेलुलर में क्या होता है, मल्टी सेलुलर में एल्गी यानी कि शैवाल, फंगी यानी कवक, और प्लांट सेल और एनिमल सेल्स ये सब किस में आ जाते हैं, मल्टी सेलुलर यानी कि एक से अधिक जिसमें सेल उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो ये जान गए कि यूनिसेलुलर किसे कहते हैं और मल्टी सेलुलर किसे कहते हैं। यूनिसेलुलर जिसमें एक सेल होते हैं और मल्टी सेलुलर जिसमें एक से अधिक सेल पाए जाते हैं। यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल हो जाता है बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, और प्रोटोजोआ में आ जाता है हमारा अमीबा, पैरामीशियम, इग्लिना और प्लाज्मोडियम, ठीक है ना। प्लाज्मोडियम के कारण ही क्या होता है, मलेरिया इसी से होता है, ठीक है ना। इसी से होता है क्या, मलेरिया का। अब सेकेंड आगे बढ़ते हैं, आगे हम पढ़ेंगे क्या, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म जिसे हिंदी में कहते हैं अपचयन। मेटाबॉलिज्म जो है ना, इसी प्रक्रिया के कारण, इसी प्रोसेस से हमारे शरीर में एनर्जी मिलता है। मेटाबॉलिज्म को हम बायोकेमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन मेटाबॉलिज्म को ही, या फिर विटल प्रोसेस भी कहते हैं, जिसमें जैविक प्रक्रिया, हिंदी में जैविक प्रक्रिया, जो हमारे जैविक शरीर में जो होता है प्रक्रिया, उसे इस प्रोसेस से हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है, ठीक है। मेटाबॉलिज्म जो है, मेटाबॉलिज्म आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। ये दो टाइप्स में इसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म बोले तो अपचयन, सॉरी अब उपचयन, ठीक है ना, उपचय। एनाबॉलिज्म यानी उपचय, ठीक है, उपचय कहते हैं। और उपचय में क्या प्रोसेस होता है, इसका क्या काम होता है एनाबॉलिज्म में। मेटाबॉलिज्म दो भागों में बांटा गया। फर्स्ट इज एनाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में। उसमें से पहला भाग कौन सा है, एनाबॉलिज्म है। एनाबॉलिज्म किसे कहते हैं, जो कि द साइंथेसिस ऑफ ऑल कंपाउंड्स नीडेड बाय द सेल्स। मतलब कि साइंथेटिक यानी फॉर्मेशन होता है कंपाउंड का, और किसकी सहायता से, तो सेल्स की सहायता से। सेल्स की जरूरत पड़ता है इसमें, ठीक है ना, उसे एनाबॉलिज्म कहते हैं। यानी साइंथेसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड होता है, ठीक है। आगे आ जाते हैं, आगे सेकंड नंबर में होता है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म यानी अपचय, अपचय होता है। अपचय मतलब ब्रेक डाउन हो जाना, ठीक है ना, कैटाबॉलिज्म हो जाना। द ब्रेक डाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन होता है, और टू ऑब्टेन एनर्जी, और एनर्जी का क्या होता है, एनर्जी हमारे उसमें उत्सर्जित हो जाता है, यानी कि एनर्जी निकल जाता है, ठीक है। तो जैसे कि कैटाबॉलिज्म में जो प्रक्रिया होता है वो होता है डाइजेशन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रेशन, ठीक है ना। देखो डाइजेशन यानी पाचन, और रेस्पिरेशन मतलब श्वसन, और एक्सक्रेशन मतलब उत्सर्जन। पाचन होता है हमारे शरीर में, वो भी कैटाबॉलिज्म में ही आता है। श्वसन हम करते हैं, वो भी कैटाबॉलिज्म में आता है। उत्सर्जन करते हैं, वो भी कैटाबॉलिज्म में आता है, यानी एक्सक्रेशन, ठीक है। अब देखते हैं कि बायोडाइवर्सिटी यानी जैविक विविधता। मतलब एक जैविक कोई जीवित प्राणी है, या कह सकते हैं लिविंग बीइंग जो होते हैं, उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि लिविंग बीइंग है, उसमें क्या क्या जरूरत, क्या क्या चीज़ बिलोंग करता है वो देखते हैं। जैसे कि लिविंग जो होता है, लिविंग थिंग्स उसमें ग्रोथ होता है, रिप्रोडक्शन होता है, एडेप्टेशन होता है, और न्यूट्रिशन होता है, यानी पोषण होता है, ठीक है। इसे तो हम पहचान लेंगे। तो इतना आज हम पढ़े हैं कि सेल्स के बारे में पढ़े। पहले लिविंग वर्ल्ड में क्या देखे कि सेल देखे। सेल जो होता है वो सबसे छोटा इकाई होता है, सबसे स्मॉलेस्ट बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है, सबसे छोटी यूनिट होती है हमारे शरीर के फॉर्मेशन के लिए, जिसका यूज होता है। हमारा शरीर जो है छोटे छोटे सेल्स से ही मिलकर के बना होता है, ठीक है। और जब सेल्स का जो ग्रुप होता है उसे टिश्यू कहते हैं, यानी उत्तक कहते हैं, ठीक है। और द ग्रुप ऑफ टिश्यू, जब टिश्यू का जो एक ग्रुप बना देते हैं उसे ऑर्गन है, ऑर्गन यानी कि अंग बन जाता है, ठीक है। ये देख लिए। फिर देखिए कि सेल को दो भागों में डिवाइड किया गया है, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल आर इमैच्योर सेल, जो कि पूरा तरह से विकसित नहीं होता है। उसका एग्जाम्पल आ जाता है बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है ना। फिर हम देखें कि बैक्टीरिया इज द फर्स्ट ओरिजिनेट ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया जो है फर्स्ट ओरिजिनेट ऑर्गेनिज्म है, और साइनोबैक्टीरिया जो है वो फर्स्ट फोटोसिंथेसिस ऑर्गेनिज्म है। इट इज कनेक्टेड बिटवीन बैक्टीरिया एंड एल्गी, और बैक्टीरिया और एल्गी से ये कनेक्ट होते हैं दोनों के बीच में, ठीक है ना। फर्स्ट फोटोसिंथेसिस यानी कि सूर्य की ऊर्जा से सूर्य के जो प्रकाश होता है उससे ऊर्जा लेकर के अपना पोषण न्यूट्रिशन करता है, ठीक है। फिर देखिए यूकैरियोटिक सेल के बारे में। यूकैरियोटिक सेल आर मैच्योर सेल होता है। इसका जो एग्जांपल होता है वो एल्गी होता है, फंगी होता है, प्लांट सेल होता है, और एनिमल सेल होता है। और यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होता है। फिर हम लोग देखिए कि ऑर्गेनिज्म क्या होता है। ऑर्गेनिज्म यानी कि ऑर्गेनिज्म जो होता है वो यूनिसेलुलर होता है और मल्टी सेलुलर, दो टाइप्स के होते हैं। यूनिसेलुलर यानी ऑर्गेनिज्म यानी अंग जो होता है वो होता है यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, मतलब एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय।
यूनिसेलुलर में आता है बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, अमीबा, पैरामीशियम, ये सब। और मल्टी सेलुलर में जो है वो आता है एल्गी, फंगी, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब आ जाता है। इनमें क्या होता है, मल्टी सेलुलर यानी कि बहुकोशिकीय, एक से अधिक कोशिकीय पाए जाते हैं। उसके बाद देखिए हम मेटाबॉलिज्म यानी कि अपचयन, यानी कि इसकी सहायता से हमारे शरीर को एनर्जी मिलता है। और मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया में भी एक तरह से सेल का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। बायोकेमिकल रिएक्शन हो भी कहते हैं इसे, या फिर विटल प्रोसेस भी कहते हैं, यानी जैविक प्रक्रिया। इस प्रोसेस से हमें एनर्जी मिलता है। मेटाबॉलिज्म जो है इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, 2 टाइप्स का होता है। और फर्स्ट जो है एनाबॉलिज्म यानी कि उपचय होता है। एनाबॉलिज्म में द सिंथेसिस ऑफ ऑल कंपाउंड, सभी कंपाउंडों का सिंथेसिस यानी कि फॉर्मेशन होता है बाय द सेल्स के द्वारा, ठीक है। और दूसरा होता है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में होता है ब्रेक डाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन होता है टू ऑब्टेन एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए क्या होता है, मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन, और एनर्जी क्या होता है, हमें प्राप्त होता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि कैटाबॉलिज्म में क्या क्या प्रक्रिया होता है। वो होता है डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सरेशन, ये सब होता है। डाइजेशन यानी पाचन का काम, श्वसन का काम, रेस्पिरेशन यानी, और एक्सरेशन मतलब उत्सर्जन का काम, ठीक है। उसके बाद देखिए कि बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, मतलब जैविक विविधता क्या होता है। जैविक विविधता यानी कि जो एक लिविंग बॉडी है उसमें क्या क्या चीज़ बिलोंग करता है, जैसे कि ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, एडाप्टेशन हो गया, या और न्यूट्रिशन हो गया, ठीक है, यानी कि पोषण हो गया, ठीक है। ये सब जो है किसमें होता है, लिविंग बॉडी में होता है, यानी कि बायोडाइवर्सिटी में होता है, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं अब कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर एनडीए, एंड इतना तो पढ़े, इसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एनडीए में बनने वाला है वो कौन कौन सा है। तो सबसे पहला जो है स्मॉलेस्ट सेल क्वेश्चन है कि स्मॉलेस्ट सेल ऑफ प्रोकैरियोटिक जो होते हैं इसमें सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सा होता है, प्रोकैरियोटिक यानी कि यूनिसेलुलर यानी एक कोशिका जिसमें सिर्फ एक सेल पाया जाता हो वो होता है प्रोकैरियोटिक। और उसमें सबसे छोटा वाला जो सेल होता है वो कौन सा है वो बताओ, पूछेगा। स्मॉलेस्ट सेल ऑफ प्रोकैरियोटिक तो क्या हो जाएगा, माइकोप्लाज्मा। क्या हो जाएगा, माइकोप्लाज्मा। यह जो है इट इज अ नॉट ट्रू बैक्टीरिया, ये ट्रू बैक्टीरिया नहीं है, यानी कि यह पूरी तरह से मेच्योर नहीं होता है, यानी कि इमेच्योर सेल होता है ये माइकोप्लाज्मा, ठीक है, बैक्टीरिया। और इसमें सेल वाल इसमें नहीं होता है, सेल वाल क्या होता है, एब्सेंट होता है, ठीक है। माइकोप्लाज्मा यानी कि प्रोकैरियोटिक में सेल वाल नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक का सबसे छोटा सा जो सेल होता है वो माइकोप्लाज्मा होता है, और इसमें क्या नहीं होता है, सेल वाल नहीं होता है, ठीक है। इसका जो साइज है वो 0.1 to 0.5 mm का होता है, और इसी को हम PPLO भी कहते हैं, यानी कि प्यूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और इसी को हम MLO भी कहते हैं, MLO यानी कि मॉलिक्यूल लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज जोकर ऑफ एनिमल किंगडम यानी एनिमल के साम्राज्य का जोकर भी इसे कहा जाता है। इट बिलोंग्स मैनरो किंगडम, इस ये जो है मैनरो किंगडम यानी कि पानी में पाए जाते हैं, जल में रहने वाले जंतु को मैनरो किंगडम भी कहते हैं, मैनरो भी कहते हैं, ठीक है, मैनरो का किंगडम भी कहते हैं, ठीक है। ये जल में पाया जाता है, पानी में पाया जाता है, वाटर में। और इट इज यूनिसेलुलर, ये जो कि मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि प्रोकैरियोटिक जो होता है वो यूनिसेलुलर ही होते हैं सभी। तो यह जो है ये यूनिसेलुलर है। तो क्या सीखे हम इससे कि सबसे स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोटिक सेल जो यूनिसेलुलर होते हैं वो कौन सा है, तो माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट सेल ऑफ प्रोकैरियोटिक। और इसका जो साइज है 0.1 to 0.5 mm का होता है। इसे हम जोकर भी कहते हैं एनिमल्स किंगडम का, और ये मैनरो किंगडम में पाए जाते हैं, मैनरो के साम्राज्य में पाए जाते हैं, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन बनता है हमारा स्मॉलेस्ट सेल ऑफ यूकैरियोटिक। अभी हम लोग देखें कि स्मॉलेस्ट सेल ऑफ प्रोकैरियोटिक, अब देख रहे हैं स्मॉलेस्ट सेल ऑफ यूकैरियोटिक का सबसे छोटा सेल कौन सा होता है, तो वो होता है डायलिस्टर, ठीक है, डायलिस्टर न्यूमोजिनेट्स जो होता है, डायलिस्टर न्यूमोजिनेट्स जो होता है सबसे छोटा सेल होता है किसका, तो यूकैरियोटिक का सबसे छोटा सेल। इसमें सेल वाल होता है प्रेजेंट, और इसका साइज 0.5 to 1.6 मिलीमीटर होता है, यानी mm का होता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक में था माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा, सेल वाल प्रेजेंट नहीं रहता था। और सबसे छोटा यूकैरियोटिक का जो सेल है वो डायलिस्टर न्यूमोजिनेट्स है, और इसमें सेल वाल प्रेजेंट होता है, और इसका साइज 0.5 to 1.6 है, जबकि इसका साइज 0.1 to 0.5 mm का था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट माना जाएगा। अगला वो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि लार्जेस्ट सेल ऑफ एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा सेल। अभी हम छोटा सेल देख रहे थे किसका, तो प्रोकैरियोटिक का और यूकैरियोटिक का छोटा सेल। अब हम देख रहे हैं लार्जेस्ट सेल यानी कि बड़ा सेल एनिमल किंगडम का, यानी जंतु साम्राज्य का जो सबसे बड़ा सेल होता है वो कौन सा है, तो वो है ऑस्ट्रिच एग मतलब शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है ऑस्ट्रिच एग, वो सबसे बड़ा
सेल माना जाता है किसका, एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा सेल माना जाता है। ठीक है, इसका साइज होता है 15 सेंटीमीटर के करीब होता है और वेट इसका 1.4 kg होता है। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा कि यह एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा सेल होता है ओस्ट्रिच एग्स, शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, उसके बाद आता है लार्जेस्ट यूनिसेलुलर प्लांट्स, मतलब कि लार्जेस्ट एक कोशिकीय प्लांट कौन सा होता है, कौन सा ऐसा प्लांट है जिसमें एक कोशिकीय होता है और वो सबसे बड़ा है, वो है एसेटा ब्लोरिया। ठीक है, जिसे एल्गा भी कहते हैं, शैवाल। ठीक है, इसका साइज होता है 1.10 सेंटीमीटर, 1 to 10 सेंटीमीटर इसका लंबाई होता है। लार्जेस्ट होता है, इतना लार्जेस्ट होता है ये। ठीक है, लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी का इंसान के शरीर में पाए जाने वाला सबसे लार्जेस्ट सेल है वो कौन सा है, तो उसे हम कहते हैं ओवम या फिर ओवा या एग। ठीक है, जो कि औरत में वोमेन में मतलब पाया जाता है, जिसे अंड कहते हैं या डिम्ब कहते हैं। ठीक है, इसका साइज जो है 0.15 से लेकर के 0.2 सेंटीमीटर तक होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए स्मॉलेस्ट ह्यूमन सेल, मतलब ह्यूमन के अंदर, इंसान के अंदर पाया जाने वाला जो सबसे छोटा सेल होता है वो कौन सा होता है, वो होता है स्पर्म। ठीक है, क्या होता है, स्पर्म यानी शुक्राणु। इसका साइज जो है 5.0 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, और RCB जो होता है वो 7.5 mn का होता है, रेड ब्लड सेल्स, मतलब इसके बाद इसी का नंबर आता है रेड ब्लड सेल्स का, सेल का ही। ठीक है, वो होता है कितना, 7.5 mn का, यानी कि माइक्रोमीटर का। ठीक है, यानी कि सबसे छोटा सेल ह्यूमन के अंदर कौन सा होता है, स्पर्म होता है, जो कि किसमें पाया जाता है, जेंट्स में पाया जाता है। और सबसे बड़ा सेल जो होता है ह्यूमन में वो कौन सा होता है, ओवम होता है, यानी कि ओवा या फिर एग, जिसे डिम्ब कहते हैं या अंड कहते हैं हिंदी में। इसका साइज होता है 0.15 से 0.2 सेंटीमीटर का। ठीक है, अगला देखते हैं कि लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी का सबसे लंबा सेल जो होता है वो कौन सा होता है, वो होता है न्यूरॉन। कौन सा होता है, न्यूरॉन होता है, जिसका साइज 100 माइक्रोन मीटर होता है, जिसे हम मोटर मीटर भी कहते हैं। मतलब ह्यूमन बॉडी का सबसे लंबा सेल, लॉन्गेस्ट, लार्ज नहीं है, लंबा सेल। ठीक है ना, कौन सा है, न्यूरॉन होता है, याद रखिएगा। उसके बाद एक आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं कि लॉन्गेस्ट प्लांट सेल कौन सा होता है, तो फाइबर रेमिया होता है, जिसका साइज 150 सेंटीमीटर होता है। और लार्जेस्ट प्रोकैरियोटिक सेल कौन सा होता है, तो स्पाइरेनियम बैक्टीरिया होता है। ठीक है, तो इतना मैं आज इस वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहता हूँ, तो इतना मैं आज देखते, फिर आगे हम कल इसका अगला पार्ट लेके आऊँगा मैं जल्द ही। तो आप लोग अगर इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो, और अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये NDA के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, NDA के लिए अब हम अभी से डेली ही मैथ, बायोलॉजी और फिजिक्स, केमिस्ट्री का वीडियो डेली ही, इस पर एक वीडियो डेली अपलोड होगा इस चैनल पर। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ठीक है, धन्यवाद।